हाय एवरीवन। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 1806 में लंदन में हुआ था। ये आधुनिक विचारक फर्स्ट में हम इनको पढ़ रहे हैं। इनके पिता जो थे जेम्स मिल, वो बहुत जो प्रसिद्ध विद्वान जर्मी बेंथम थे, उनके अनुयायी थे। वस्तुतः जेम्स मिल अपने पुत्र को उपयोगितावाद का कर्मठ समर्थक एवं व्याख्याकार बनाना चाहता था और इस उद्देश्य से जेम्स मिल ने जॉन स्टुअर्ट मिल को बड़े नियोजित ढंग से शिक्षित किया। जॉन की अगर हम प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह अध्ययन के वातावरण में व्यतीत हुआ, वह वास्तविक संसार से अपरिचित था। 1820 से 1821 ईस्वी तक अध्ययन के लिए इन्हें फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान एवं उच्च गणित के अतिरिक्त फ्रांसीसी भाषा, फ्रांसीसी साहित्य एवं फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया। यानी थे लंदन, गए फ्रांस पढ़ने और वहाँ पर फ्रांसीसी राजनीतिक का अध्ययन किया। यहाँ उसे पिता के कठोर अनुशासन से मुक्त होकर पर्यटन का शौक भी जागृत हुआ और उसे प्राकृतिक सौंदर्य से लगाव हो गया। पिता के निर्देशानुसार उसने जॉन ऑस्टिन जैसे विधिशास्त्री से कानून का ज्ञान प्राप्त करके उसने अपने पिता के अधीन इंडिया हाउस में एक क्लर्क की नौकरी प्रारंभ की। अपने प्रतिभा एवं मेहनत के आधार पर उन्होंने पदोन्नति हुई उनके पद में और 1856 ईस्वी में वह इंडिया ऑफिस के अध्यक्ष बने और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और जॉन को भी पद मुक्त कर दिया गया। 1865 ईस्वी में जॉन संसद के निम्न सदन यानी कॉमन सभा के लिए इनको निर्वाचित किया गया और आगामी चुनाव में ये हार गए। यद्यपि जॉन जो है वह संसद में राष्ट्रीय समस्या को उठाया और उनके हल के लिए बुद्धिसंगत उपाय भी सुझाए, किंतु उसने दलीय अनुशासन की उपेक्षा की और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावनाओं की भी उपेक्षा की। संभवतः इन्हीं कारणों से वह लोकप्रिय जननेता नहीं बन सका। मिल के राजनीतिक चिंतन के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख घटनाएं भी रहीं। उसने 16 वर्ष की आयु में फ्रांसीसी विद्वान डोमांड की पुस्तक कानून के सिद्धांत, ट्रीटीज ऑफ लेजिस्लेशन का गहन अध्ययन किया, जिसमें बेंथम की नैतिकता एवं कानून संबंधी विचारों को संपादित किया गया था। इसे पढ़कर जॉन ने बेंथम के उपयोगितावादी के विचार का प्रसार का संकल्प लिया। यानी 20 वर्ष की आयु में जॉन ने बेंथम के ग्रंथ साक्ष्य की उत्पत्ति, रेशनल ऑफ एविडेंस का संपादन किया और यह एक बृहद कार्य था और उसने इस ग्रंथ के संपादन के लिए इतना कठोर श्रम किया कि वह बीमार हो गया और अपनी बीमारी के दौरान उसे अनुभव हुआ कि जो बेंथम का उपयोगितावाद जो है वो मात्र बौद्धिक है, उसमें भावनात्मक पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की गई है। अब वो उसे जो है वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर हैं उनकी और पोएट है, यानी वर्ड्सवर्थ की कविताओं और कॉलरीज की रचनाओं से भावनात्मक आनंद की प्राप्ति है और इसी आधार पर जो उसने उपयोगितावाद को संशोधित कर उसे मानवीय रूप प्रदान करने का काम किया। तो ये जो उपयोगिता संबंधी विचार है, अभी इसके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी बहुत ही फेमस रचना है ऑन लिबर्टी, जो 1851 में आई। सिस्टम ऑफ लॉजिक, यूटिलिटेरिज्म यानी उपयोगितावाद, बहुत ही फेमस बुक है ये। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो 1863 में आया। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें इन्होंने, जब हम नारीवादी आंदोलन की बात कर रहे थे जिसमें हमने मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का बहुत बड़ी भूमिका देखी, तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के बाद यानी मैरी वोllस्टोन के पश्चात नारीवाद आंदोलन को उठाने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही। और एक ऑटोबायोग्राफी भी इनकी फेमस बुक रही, एसेज ऑन रिलीजन। ये इनकी फेमस कुछ पुस्तकें रहीं। अब उपयोगितावादी विचार इनके क्या है, यानी मिल का जो ये उपयोगितावादी सिद्धांत है, ये उपयोगितावादी विचार है, इसको इनकी जो फेमस बुक रही है यूटिलिटेरिज्म में इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। यूटिलिटेरिज्म में इन्होंने उल्लेख किया है कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ इन्होंने बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा के एक निष्ठावान अनुयायी के रूप में शुरू किया है।
वह अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वयं को उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक भी मानता था। और मिल कुशाग्र बुद्धि एवं संवेदनात्मक अनुभवों के आधार पर बेंथम के जो उपयोगितावाद के ऐसे आधारभूत संशोधन एवं परिवर्तन किए जिनके कारण उपयोगितावाद की मूल विचारधारा की प्रकृति व रूप में भी परिवर्तन आ गया। यानी मिल ने अपने उपयोगितावादी विचार बेंथम के उपयोगितावादी विचार के संदर्भ में प्रस्तुत किया था। यानी उसे इस विवरण से जहाँ एक और स्वयं मिल जो है उपयोगितावादी विचारक का परिचय प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि उसके और बेंथम द्वारा प्रस्तुत जो मूल उपयोगितावादी विचारधारा को किस रूप में परिवर्तित किया गया है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, उन्होंने सुखों में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अध्ययन किया। कैसे? क्योंकि बेंथम जो था वो ये मानता था कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है तथा उनमें गुणों की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता है। अतः यदि किन्हीं दो सुखों में मात्रा की समानता हो तो उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। और इस बारे में बेंथम यह भी कहता है कि यदि कोई किन्हीं दो सुखों की मात्रा समान है तो पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ है। तो बेंथम के इस निष्कर्ष से जो मिल वह सहमत नहीं होता है। वो ये कहता है कि सुखों की मात्रा के साथ ही गुणों का भी अंतर होता है। और कहता है कि एक संतुष्ट सूकर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। यानी एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। और यदि सूकर और मूर्ख इससे सहमत नहीं है तो इसका कारण यह है कि केवल अपने पक्ष को ही जानता है। यानी जहाँ बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानता है, वहाँ जो है मिल सुखों में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार का अंतर मानता है। वो जो उपयोगितावाद का आधार है, इसके यूटिलिटेरिज्म यानी उपयोगितावाद जब विचार देता है तो उसका आधार वो नैतिकता को मानता है, नैतिकता को अधिक महत्व देता है। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिकता को कोई स्थान नहीं मिलता है। वो सभी वस्तुओं और कार्यों का आधार सुख और दुख मानता है, जबकि मिल कहता है कि मनुष्य एक भावनात्मक एवं नैतिक प्राणी है और मनुष्य सदैव सुख दुख के आधार पर कार्यों को प्रमुखता देता है जो उसके अंतःकरण के अनुरूप है। यानी अर्थात वह दूसरों को सुखी बनाकर वह दूसरों की भलाई करके अधिक प्रसन्न रहता है। मिल यह भी कहता है कि सुखी व्यक्ति वे ही होते हैं जो अपनी प्रसन्नता के स्थान पर दूसरों की प्रसन्नता तथा मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। और इस प्रकार मिल यह कहना चाहता है कि सुखों का मार्ग स्वकेंद्रित ही नहीं अपितु पर केंद्रित भी होता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी नहीं बल्कि नैतिक प्राणी है। और ये भी मानता है कि सुख दुख का आंतरिक स्रोत भी है। जब हम बेंथम का मत देखते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, इसके बारे में जब हम बेंथम को देखते हैं तो बेंथम कहता है कि राज्य यानी शासन को अपनी नीतियों, कार्यों एवं कानून का आधार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को बनाना चाहिए ताकि सार्वजनिक सुख में वृद्धि हो। मिल यह कहता है कि जबकि मिल को जब हम देखते हैं तो मिल कहता है कि व्यक्ति को भी अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए, यानी मात्र व्यक्तिगत सुख की धारणा का अंत कर दिया जाए, मिल कहता है। और उसने व्यक्ति व समाज के हित में व्यक्ति के स्तर पर एकता स्थापित की, यानी मानवता, बुद्धि व तर्क की दृष्टि से बेंथम की तुलना में मिल का मत अधिक उचित माना जाता है। वो कहता है कि जो सुख है इसका मापन संभव नहीं है। यानी हम इसलिए बेंथम और मिल को कंपेयर करके मिल के उपयोगितावादी विचार को समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल पहले बेंथम के इस विचार से बहुत अधिक इसका समर्थक रहा है और वह बेंथम को फॉलो करता था। लेकिन अंतर किस तरीके से दिखाई दे रहा है? बेंथम यह मानता है कि विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर स्वीकार्य था और इस आधार पर उसने मत प्रकट किया था कि विभिन्न सुखों में मात्रा के साथ गुणों का भी अंतर होता है। यानी मिल का निष्कर्ष है कि गुणों का नाप तौल संभव नहीं है, अतः सुखों का मापन भी संभव नहीं है। जबकि जब बेंथम को हम देखते हैं तो स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है, साधन नहीं, ये मिल कहता है। जबकि बेंथम यह मानता है कि एकमात्र सर्वोच्च साध्य सुख माना है। उसका मत है कि व्यक्ति व राज्य का
अंतिम लक्ष्य अधिकतम स्वतंत्रता नहीं अपितु सुख की प्राप्ति है। और जब स्वतंत्रता द्वारा सुख में वृद्धि हो तो उसे स्वीकारा जाना चाहिए, किंतु जब स्वतंत्रता सुख की वृद्धि में बाधक हो तो उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार बेंथम जो है सुख को साध्य और स्वतंत्रता को साधन मानता है। आर्थिक क्षेत्र में भी इसने जो है राज्य का हस्तक्षेप, बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। लेकिन जो मिल है वह मानता है कि सभी व्यक्तियों में न तो समान शक्ति व योग्यता होती है और न संपत्ति अर्जन के साधन यानी भूमि व पूंजी सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अतः सभी व्यक्ति अपने आर्थिक हित की प्राप्ति में भी समर्थ नहीं हो सकते। मिल यह भी मानता है कि भूमि के बारे में निजी संपत्ति की परंपरा अनुचित है और राज्य को मजदूरों की दशा सुधारने के लिए भी कार्य करने चाहिए। तो जो जे.एस. मिल का उपयोगितावादी विचार है उसमें उसने जो है सुख के मात्रात्मक भेद में सुख का जो मात्रा बताया उसमें कहा कि उसमें मात्रात्मक भी और गुणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। और मानता है कि सुख का मापन भी संभव नहीं है, जबकि स्वतंत्रता को स्वयं साध्य मानता है, उसको एक साधन के रूप में नहीं देखता है। जब हमने यह देखा कि आर्थिक क्षेत्र में भी उसने कैसे राज्य का जो हस्तक्षेप है उसको नीति के रूप में समर्थन तो बेंथम ने किया था, लेकिन उसने कहा कि अगर दशा सुधारनी हो, राज्य के मजदूरों की दशा सुधारनी हो तो इसके लिए करना चाहिए। भूमि के बारे में, निजी संपत्ति की परंपरा के बारे में तो बिल्कुल ही करना चाहिए। अब इनके जो लोकतंत्र या प्रतिनिधि संबंधी विचार क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रतिनिधि यानी लोकतंत्र या प्रतिनिधि साधन पर विचार मिल के क्या है। मिल आधुनिक युग का एक ऐसा विचारक माना जाता है जिसने लोकतंत्र को सिद्धांत व व्यवहार दोनों की दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ शासन घोषित किया है। मिल कहता है कि लोकतंत्र और विशेषकर प्रतिनिधि शासन के बारे में अपने विचार अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इसकी जो है वह कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में उसने बताया है। लोकतंत्र वो मानता है कि लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसमें प्रभुत्व का सीधा प्रयोग समस्त नागरिकों द्वारा किया जाता है। किंतु आधुनिक काल में बृहद आकार, जटिल सामाजिक रचना एवं अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं किया जा रहा है। यानी मिल लोकतंत्र के एक अन्य रूप में प्रतिनिधित्वात्मक यानी प्रतिनिधित्व शासक एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी सर्वोच्च शासन का दर्जा देता है। प्रतिनिधि शासन का अर्थ क्या है? यानी प्रतिनिधि शासन का अर्थ वह इस तरीके से बताता है। मिल कहता है कि प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से अंतिम नियंत्रण शक्ति को प्रयोग करे। यानी ये प्रतिनिधित्व शासन के उसने 3 तत्व बताए हैं। संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग हो, अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति हो और प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव हो। तो ये उसके कुछ विचार भी प्रतिनिधि शासन से संबंधित रहे। उसने कहा प्रतिनिधि शासन सर्वश्रेष्ठ शासन होता है, अनुभव आधारित ज्ञान को महत्व देता है। कहता है कि प्रतिनिधित्व शासन की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत नागरिकों को स्वयं उसके अनुभव के द्वारा राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब नागरिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर स्वयं विचार करते हैं तो स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं तो उन्हें विशिष्ट राजनीतिक अनुभव प्राप्त होते हैं। वो कहता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का रक्षक होता है, स्वयं राज्य एवं शासन के हित में होता है। व्यक्ति व समाज के हितों में समन्वय संभव है, इस तरीके की बात करता है। वो कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प ही प्रतिनिधि शासन है और प्रतिनिधि शासन के दोष के लिए और उसके सुझाव जो उसमें दोष पाए जाते हैं, उसने कहा कि उसके दोष यही उसने बताया कि प्रतिनिधियों का योग अगर हो जाए तो उसके दोष हो जाएंगे, दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली हो जाए तो भी प्रतिनिधि शासन का दोष होगा, मताधिकार से संबंधित दोष, स्त्री मताधिकार का निषेध हो तो भी दोष, यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार न मिले तो प्रतिनिधि शासन। लेकिन उसके प्रतिनिधि शासन के जो दोष है उसके लिए उसने सुझाव भी बताया। उसने कहा कि कानून निर्माण किया जाए, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति किए जाए, प्रतिनिधि संबंधी कुछ बातें बताई जैसे कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनने का अधिकार केवल योग्य व्यक्तियों को ही प्राप्त हो,
प्रतिनिधित्व धन के कुप्रभाव भी जो रहे उसको मुक्त किया जाए। जैसे अगर जो है कोई उम्मीदवार निर्वाचन में बहुत अधिक धन व्यय करके नहीं होना चाहिए, अगर धन व्यय करके हो रहा है तो ये गलत है, इसको मुक्त करना, ये जो व्यवस्था है इसको हटा देनी चाहिए। निर्वाचन प्रणाली में भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए। जैसे उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि सभा सही अर्थ में राष्ट्र की महासभा होगी, और इस दृष्टि से निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने मताधिकार से संबंधित कुछ सुझाव भी बताए। उन्होंने कहा शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिए, करदाता को मताधिकार मिलना चाहिए, महिला मताधिकार का समर्थन किया। और जो इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, यानी महिलाओं की स्वतंत्रता से संबंधित क्या बातें बताई मिल ने। महिलाओं की स्वतंत्रता से संबंधित स्वतंत्रता पर उनका जो विचार था वो एक दार्शनिक आधार था। उन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा को समर्थन दो प्रकार से किया है। एक दार्शनिक आधार पर, जिसमें वो उन्होंने कहा कि पहला व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। यानी मिल कहता है कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, और यह विकास स्वतंत्रता के पर्यावरण का अपरिहार्य माना जाता है। उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है, और इसी विचार में यानी समस्त प्रकार की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है। एक विचारों की स्वतंत्रता, जिसमें उसने कई तरीके से बताया। दूसरा कार्य संबंधी स्वतंत्रता बताया। राज्य से संबंधित उसने कुछ विचार दिए, जिसमें हमने राज्य को न बता के स्वतंत्रता संबंधी विचार बता दिए थे। जो इनके राज्य संबंधी विचार थे, उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक है किंतु विकसित संस्था है। राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होने चाहिए, राज्य की उत्पत्ति का आधार उसने इच्छा को माना। राज्य की उत्पत्ति का आधार दैवीय सिद्धांत एवं सामाजिक सिद्धांत को नहीं माना है। उसने बेंथम की तरह ही राज्य की उत्पत्ति का आधार उपयोगितावादी हितों को भी नहीं माना है, बल्कि उसने राज्य की उत्पत्ति जो है वह व्यक्तियों की इच्छा को माना है। जब हम देखते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी विचार में उसने कहा कि जब हम देखते हैं इंग्लैंड में महिलाओं की दशा बड़ी दयनीय थी, और उन्हें शिक्षा पाने, संसद का सदस्य बनने और सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक थी। सामाजिक रूढ़ियों और कानूनों ने उन्हें शिकंजे में बांध रखा था। तो मिल जो है 1869 में उनकी एक पुस्तक आती है, महिलाओं की पराधीनता में उन्होंने बहुत ही अकाट्य तर्क के आधार पर महिलाओं को पुरुष के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। उनका यही तर्क था कि नर नारी में कुछ महत्वपूर्ण भेद होते हैं, और इनके आधार पर महिलाओं की हीन स्थिति सर्वथा ये तो बिल्कुल ही वो है। उन्होंने कहा कि मिल ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि कुछ शारीरिक भेदों के अपवाद को छोड़कर नर नारी का विषम समर्थन करने के पक्ष में बनाए जाने वाले सभी भेद कृत्रिम तथा बाह्य परिस्थितियों का परिणाम है, और वे जो है मौलिक और अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः महिलाओं को कभी इस बात का अवसर भी नहीं दिया जाता था कि वे इन पदों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। इस प्रकार महिला मुक्ति के संबंध में जो मिल का विचार है, वो कहते हैं स्त्री पुरुष समानता के संबंध में जो मिल का विचार है वो ये बहुत आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मिल के विचारों को मिल के निधन के बाद समाज और शासन ने मान्यता प्रदान करना शुरू किया। मिल ने आर्थिक संबंधी भी विचार दिए, जिसको हमने ऊपर चर्चा कर लिया। आर्थिक विचार, जब हम उपयोगिता अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख और सुखों का मापन संभव नहीं है, उनके उपयोगितावादी विचार को देखते हैं, तो उसी आधार पर उनकी जो उन्होंने बताया कि जो दो तरीके के आर्थिक विचार में उन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक स्वाहित का सिद्धांत दिया, दूसरा जनसंख्या का सिद्धांत दिया। स्वाहित का सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो स्वाहित है यानी साथ ही उसका समाजीकरण भी कर दिया। उसने कहा कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एकरूपता होना आवश्यक है। जबकि मिल से पूर्व भी सभी व्यक्तिवादी विचारक यह कहते थे कि व्यक्ति की तमाम गतिविधियां व्यक्ति एवं समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए। और जो उनका जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है वह ये मानता है कि राज्य के विनाश को जन्म देती है जनसंख्या। अगर जनसंख्या किसी भी राज्य के अत्यधिक जनसंख्या नहीं, अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, अत्यधिक जनसंख्या हो जाती है, तो राज्य का विनाश को जन्म देती है। और इस मिल जो इस मान्यता से सहमत नहीं था। वह कहता है कि हर नया मुंह अपने साथ दो हाथ लेकर आता है।
तो दूसरे सिद्धांत में उसने जनसंख्या के सिद्धांत, जो माल्थस की भात भी यह भी मानता है, लेकिन वो इससे सहमत नहीं होता है इस मान्यता से। जो तीसरा उसका प्रमुख सिद्धांत है आर्थिक विचार से, उसने मुक्त प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दिया, यानी स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रतिपादित होने के कारण मिल जहाँ व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता था, वहीं व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करता था। और चौथा जो उसका सिद्धांत था मूल्य सिद्धांत था, यानी ये रिकार्डो की तरह भी यह मानता था कि वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर होता है। विनिमय मूल्य का निर्धारण उस वस्तु को उत्पन्न करने के लिए व्यय की गई श्रम मात्रा पर निर्भर करता है, यानी उसका यह भी मानना था कि वस्तुओं को विनिमय मूल्य श्रम की मात्रा पर ही नहीं निर्भर करता है, उस पर मांग व पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमने इनके जो उपयोगितावादी विचार के बारे में जाना, लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन पर उन्होंने किस तरीके से विचार दिए, राज्य संबंधी विचार को जाना, महिलाओं पर स्वतंत्रता संबंधी विचार किस तरीके से दिए इन्होंने, हम इसके बारे में जाना, आर्थिक विचार में उन्होंने 4 सिद्धांत बताए, इसके बारे में भी हमने जाना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।